इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, उसका मतलब ये होता है कि एक कपल जो कि साथ में रह रहे हैं फॉर एटलीस्ट 1 ईयर एंड वो साथ में कुछ भी ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ ना करे, मतलब कि वो कोई भी ऐसा समाधान नहीं यूज़ करे जिससे उनको प्रेगनेंसी ना हो। उसके बावजूद अगर साल भर साथ रहने के बाद में, नॉर्मल संबंध बनाने के बाद में भी प्रेगनेंसी ना ठहरे तो उसको डिफ़ाइन करा जाता है एज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक कारण हैं जो डायग्नोज करे जा सकते हैं बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर में। इम्पॉर्टेंट ये है कि इनफर्टिलिटी का कारण किसी भी तरह से हो सकता है, या तो फिर मेल में हो सकता है या फीमेल में हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सेटअप में जब इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कपल्स आते हैं तो ज़्यादातर केवल फीमेल पार्टनर आते हैं और मेल्स साथ में अकम्पनी नहीं करते, या वो थोड़ा हेजिटेंट होते हैं अपना टेस्ट वगैरह कराने में। ये समझना ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी एक कंबाइंड प्रॉब्लम है एक कपल की, ना कि एक केवल महिला की। इसको केवल बांझपन कह देना कि केवल महिला कंसीव नहीं कर पा रही है थोड़ा सा गलत हो जाता है, जबकि एक कपल कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, मतलब पूरी वो एक दंपत्ति है जो कंसीव नहीं कर पा रहे दोनों मिल करके। इसीलिए बांझपन या इनफर्टिलिटी इज़ अ कपल्स डिजीज़, ये केवल महिला की डिजीज़ नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मेन के साथ में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाते हैं, या फिर उनको अनडिसेंडेड टेस्टिस होती हैं, कई बार ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं, इन्फेक्शन रहते हैं, वैरिकोसील वगैरह बन जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहा। स्पर्म अगर आ भी रहे हैं तो उसके फॉर्म्स अलग हैं, नॉर्मल फॉर्म्स नहीं हैं, उसका फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल नहीं है। तो ये सब कारण होते हैं पुरुष बांझपन के। इसमें से बहुत सारे ट्रीटेबल हैं, तो अगर हम उनको एक मेल पार्टनर को कायदे से इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें पुरुष बांझपन के कारण पता चलने के बाद उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। जैसे कि डिजीज़ेस होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, एंड देयर आर सो मेनी इन्फेक्शंस विच कॉज इनफर्टिलिटी। एशरमैन सिंड्रोम हो जाता है। ये सब कारण होते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम फीमेल एनाटॉमी के हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ओवरी के कारण हो सकते हैं, ओवरी में अंडे ख़त्म हो गए हैं या उनकी क्वालिटी ख़राब हो गई है। ख़त्म वो एज के कारण से हो गए हैं या क्वालिटी उनकी एंडोमेट्रियोसिस या इन्फेक्शन के कारण से ख़राब हो गई है। ट्यूब ब्लॉकेज हो गया है या ट्यूब बंद हो चुका है, इन्फेक्शन के कारण से हो गया है, या कभी ट्यूब में एक्टोपिक हो गया था, ट्यूब निकाला जा सका है, या यूट्रस में बनावटी खराबी है, यूट्रस में पूरा सेप्टम है, या यूट्रस आधा ही बना हुआ है पूरा नहीं बना हुआ है, यूट्रस में ट्यूमर्स हैं, तो भी इनफर्टिलिटी हो जाएगी। उसके अलावा सर्विक्स में कारण हो सकते हैं। कई बार सर्विक्स बंद होती है इन्फेक्शन के कारण से, सर्विक्स का माउथ ही बंद हो जाता है। सर्वाइकल स्टेनोसिस छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन उसके कारण से भी प्रेगनेंसीज नहीं होती हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हैं, बट मेजर कॉज है कि ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम जब हो जाती है, तो मतलब हर महीने जो अंडा निकलना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो नहीं हो पाता। तो एन्युलेटरी साइकिल्स के जो कारण होते हैं वो सारे कारण महिला बांझपन के कारण बन जाते हैं। ज़्यादातर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें ओवरी में oocytes बचते ही नहीं हैं। जैसे अगर कैंसर हो गया है तो कैंसर के बाद में कीमो जो दवाइयाँ दी जाती हैं उससे वो डैमेज हो जाते हैं। कई सारी दवाइयों खाने के कारण से एन्युलेशन हो जाता है। तो हर वो कंडीशन जो अंडे को बाहर नहीं निकलने देता, किसी भी तरह का स्ट्रेस, एक्सेसिव एक्सरसाइज, ये सब कारण हो जाते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के। उसके अलावा हार्मोनल इरेगुलरिटी, ओबेसिटी के कारण भी होती है। बहुत ज़्यादा मोटापे के कारण से साइकिल्स एनोवुलेटरी हो जाती हैं। तो याद रखना पड़ेगा कि अगर वेट गेन बहुत ज़्यादा है या बहुत वज़न ज़्यादा है, केवल 5% वज़न कम करने से फर्टिलिटी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ओबेसिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है प्रेगनेंसीज नहीं होने का। और उसके अलावा ओव्यूलेशन अबनॉर्मैलिटीज़ के अलावा यूट्राइन अबनॉर्मैलिटीज़, ट्यूबल पैथोलॉजीज़, सर्वाइकल पैथोलॉजीज़,
ये सब बहुत मेजर कारण है जिसके कारण से इनफर्टिलिटी हो जाती है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आजकल के ज़माने में काफ़ी एडवांस हो चुका है। बेसिक स्टेप से लेकर के एडवांस स्टेप तक सब अवेलेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कॉज पता करें इनफर्टिलिटी का। कॉज या तो फिर मेल का हो सकता है या फीमेल का हो सकता है, और दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करा जाएगा। फीमेल्स में अगर हमने हार्मोन्स प्रोफाइल करा लिया है, दूरबीन की जांच या एक्सरे करा के देख लिया है कि नले खुले हैं कि बंद हैं, हमने बाकी हार्मोन्स करा के देख लिए हैं कि अंडा बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, एक अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड्स तो नहीं है। एक बार हमने बेसिक इन्वेस्टिगेशन फीमेल के करा लिए और हमने मेल का सीमेन एनालिसिस करा लिया और हमको दिख गया है कि उसमें कहाँ पर कारण है। कारण पता करने पर कारण को ट्रीट करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे एंडोमेट्रियोमा को अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो वो करना चाहिए, फाइब्रॉइड को अगर निकालने की ज़रूरत है तो वो करना चाहिए। तो इसी तरह से जो भी कारण हमें पता लग रहा है, अगर हार्मोनल है कोई प्रॉब्लम या वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वज़न को अगर हम घटाएंगे तो कंसेप्शन हो सकता है। अगर थायराइड या प्रोलैक्टिन हार्मोन में दिक्कत है तो हम लोग थायराइड के लिए दवा देते हैं और उससे ओवुलेशन रिज्यूम हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग पहले कॉज डिटेक्ट करेंगे और फिर उसको ट्रीट करेंगे। एनुवलेटरी साइकिल्स में या पहले ये पेशेंट को बेसिक काउंसलिंग भी इम्पॉर्टेंट है कि उसको ये अवेयरनेस हो कि ओवुलेशन कब हो रहा है और कब उनको संबंध बनाना चाहिए। ये एकदम बेसिक कॉज है। कई सारे पेशेंट्स को यही नहीं पता होता कि हमें महीने के किस समय पे साथ में रहना है जिसके कारण प्रेगनेंसी ठहरेगी और किस टाइम पर प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। पीरियड के 12वें से 18वें दिन पर अगर वो लोग एक कपल साथ में रह रहे हैं तो संभावनाएं ज़्यादा होती हैं बच्चा कंसीव करने के लिए। तो बेसिक तो यहाँ से शुरू होता है कि उनको पता हो कि ओवुलेशन कब होता है। काउंसलिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो दी जाती हैं पीरियड के दूसरे दिन से 5 दिन तक, और आखिरी में थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाता है। तो उससे भी और कपल को बोल दिया जाता है कि वो घर पर रह करके ही ट्राई करें प्रेगनेंसी के लिए। ये दवाइयाँ ओवरीज को स्टिमुलेट करती हैं अंडे बनाने के लिए और अंडे बाहर आने के लिए। तो उससे जो ओवुलेशन के इश्यूज होते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। मान लीजिए कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है तो हार्मोनल करेक्शन के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा मेडिकेशंस देने पड़ते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हो गई। लेकिन यदि हमें कुछ मेजर इश्यूज दिख रहे हैं जैसे कि ट्यूब्स बंद हो गए हैं या फिर यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, पूरा वर्टिकल सेप्टम है, ऐसी सब कंडीशंस में हमको या तो फिर सेप्टा पूरा काटना पड़ेगा हिस्टोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा। कंप्लीट वर्टिकल सेप्टा मतलब यूट्रस की बनावट में दिक्कत है तो उसको हमें ठीक करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही प्रेगनेंसी के लिए आगे कुछ कर सकते हैं। साथ ही अगर ट्यूब बंद हैं या ट्यूब खुले होने के बावजूद भी वो नॉन फंक्शनल हैं तो उस केस में हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो ट्यूब्स को बाईपास करके कर सकें, या हमें ट्यूब करेक्शन के लिए सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो रिप्रोडक्टिव एनहांसिंग सर्जरी भी करने के बाद पेशेंट्स अपने उन्हीं ट्यूब से कंसेप्शन हो सकता है। तो अगर ट्यूब खुले हुए हैं, मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है, तो उस केस में हम अंडे बनाने की दवाइयाँ देते हैं। और कोई कारण ऐसा पता लगता है कि फीमेल पार्टनर में प्रॉब्लम है, वो उसको इजैकुलेटरी डिसफंक्शन है, वो अपने संबंध बनाने के टाइम पर पर्याप्त रूप से स्पर्म्स अंदर नहीं पहुंच रहे हैं, तो उस केस में हम उसको सीमेन कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हम फीमेल को अंदर इंसेमिनेट करते हैं। इस विधि को IUI बोला जाता है, जिसमें कि नलें अगर खुली हैं और कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेल पार्टनर स्पर्म्स उसकी क्वालिटी में अगर प्रॉब्लम है, स्पर्म की मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, तो उसमें हम अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स और हाईली मोटाइल स्पर्म्स ले करके फीमेल में डाल देते हैं। तो कई बार उससे प्रेगनेंसी ठहर जाती हैं। एंड इवेंचुअली अगर ये सब फेल हो रहा है या ये सब की जगह ट्यूब बंद ही है सीधे, या कोई डायरेक्ट कॉज हमें मिल रहा है जिसकी वजह से IVF कर देना चाहिए, तो IVF बहुत अच्छा माध्यम है जिससे प्रेगनेंसीज ठहर सकती हैं। और IVF का ही एक स्टेप अहेड है सरोगेसी की, जहाँ पर अपना यूट्रस महिला का इतना ख़राब है कि उसमें गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं है, लेकिन उसके अंडे ठीक हैं, तो हम उसके अंडे बाहर निकाल करके, बाहर फर्टिलाइज करके
उधार के गर्भ में उसको रख सकते हैं। जो जेनेटिक वैल्यू होगा बच्चे का वो मदर और फादर का ही होगा, लेकिन केवल एक गर्भ होगा जिसमें वो बच्चा बड़ा होगा और फाइनली वो बच्चा अपने जेनेटिक पेरेंट्स का ही होगा। तो ये एक हमारे पास आज बहुत वाइड ट्रीटमेंट अवेलेबल है फॉर इनफर्टिलिटी, वेदर इट इज़ मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी आज के ज़माने में बहुत ईज़िली मैनेजेबल डिजीज़ है, और जो स्टिग्मा पहले था बाजपन को लेकर के, जैसे पुराने ज़माने में महिलाओं को एक तरह से उत्पीड़न होता था, प्रताड़ित होती हुई थी वो बच्चा नहीं हो पाने के कारण से, आई थिंक आज के ज़माने में ये बिल्कुल बदल चुका है। इनफर्टिलिटी एक आसानी से मैनेज करने वाली डिज़ीज़ है, और अगर टाइमली आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको इनफर्टिलिटी में ज़रूर आराम मिलेगा और आपको कंसेप्शन ज़रूर होगा।